नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हड़ताल, तालाबंदी, विवाद, ये शब्द सुनते ही इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में एक टेंशन का माहौल बन जाता है ना। पर इनको कंट्रोल करने के लिए भारत में एक बहुत ही जरूरी कानून है। और आज हम उसी कानून यानी 1947 के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि इस एक्ट का मकसद क्या है। फिर कुछ जरूरी शब्दों का मतलब जानेंगे, इसके लीगल स्ट्रक्चर को देखेंगे, एक स्पेशल केस पर भी नजर डालेंगे और आखिर में रूल्स और उनके नतीजों पर बात करके इसे खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये कानून बनाया ही क्यों गया? क्या जरूरत थी इसकी? आइए 1947 के इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के पीछे का क्यों यानी इसका असली मकसद समझते हैं। असल में ये सिर्फ झगड़े सुलझाने का एक टूल नहीं है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे वर्कप्लेस पर एक पॉजिटिव और स्टेबल माहौल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसकी नींव में है सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की भावना। मतलब ये कोशिश करता है कि मालिक और कर्मचारी के बीच पावर का एक बैलेंस बना रहे और दोनों के साथ ही फेयर ट्रीटमेंट हो। अब सवाल यह है कि ये एक्ट विवाद या डिस्प्यूट मानता किसे है? तो देखिए, इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है। इसमें वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच या सिर्फ एम्प्लॉयर्स के बीच या फिर वर्कर्स के ही बीच किसी भी तरह की असहमति आ सकती है। और ये असहमति किस पर हो सकती है? जॉब की बेसिक शर्तों पर, जैसे सर्विस कंडीशंस, सैलरी, अलाउंस, काम करने का माहौल वगैरह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के दो सबसे अहम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, स्ट्राइक और लॉकआउट यानी हड़ताल और तालाबंदी। देखिए, इन दोनों में एक बहुत ही साफ और बड़ा फर्क है। स्ट्राइक यानी हड़ताल हमेशा कर्मचारी करते हैं और लॉकआउट यानी तालाबंदी हमेशा मालिक या एम्प्लॉयर करता है। मतलब दोनों में काम तो रुकता है, लेकिन एक्शन लेने वाला अलग अलग होता है। एक तरफ वर्कर्स हैं, दूसरी तरफ मैनेजमेंट। तो ठीक है, विवाद हो गया, पर अब इसे सुलझाया कैसे जाएगा? इसके लिए ये एक्ट एक पूरा मल्टी लेवल सिस्टम बनाता है जिसमें अलग अलग अथॉरिटीज होती हैं। और ये है वो पूरी सीढ़ी। आप इसे एक लैडर की तरह समझ सकते हैं। प्रोसेस शुरू होता है बिल्कुल बेसिक लेवल पर, यानी वर्क्स कमेटी से, और जैसे जैसे मामला गंभीर होता जाता है ये ऊपर चढ़ता जाता है, कॉन्सिलिएशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से होते हुए बड़े और नेशनल लेवल के मामलों के लिए नेशनल ट्रिब्यूनल तक। ये टेबल इसे और भी साफ कर देती है। यहाँ हर अथॉरिटी के साथ उसका सेक्शन नंबर दिया हुआ है। मतलब वर्क्स कमेटी के लिए सेक्शन 3, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के लिए सेक्शन 4 और इसी तरह ये पूरा स्ट्रक्चर सेक्शन 7B यानी नेशनल ट्रिब्यूनल तक जाता है। एक बहुत ही क्लियर लीगल फ्रेमवर्क है। अब मान लीजिए आपसी बातचीत और सुलह से बात नहीं बनी, तो फिर विवाद को फॉर्मली सुलझाने के लिए कानून हमें दो मेन रास्ते दिखाता है। इन दोनों रास्तों में एक बहुत बड़ा फर्क है, उसे समझना जरूरी है। पहला है एडजुडिकेशन, जो सेक्शन 10 में है। इसमें सरकार मामले को किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल को भेजती है और उनका फैसला मानना ही पड़ता है। दूसरा है आर्बिट्रेशन, जो सेक्शन 10A में है। इसमें दोनों पार्टियां मतलब वर्कर और एम्प्लॉयर खुद मिलकर किसी तीसरे न्यूट्रल आदमी को चुनते हैं और उसका फैसला मानते हैं। तो एक में फैसला थोपा जाता है, दूसरे में आपसी सहमति से चुना जाता है। वैसे तो ये एक्ट सब पे लागू होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी हैं जिनका अपना अलग सालों पुराना सिस्टम है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में खास सिस्टम काम करता है जिसे कहते हैं परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी या शॉर्ट में PNM। ये एक तरह का पैरेलल सिस्टम है जो इतना इफेक्टिव है कि ज्यादातर मसले लोकल लेवल से लेकर रेलवे बोर्ड तक अंदर ही अंदर सुलझ जाते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। और रेलवे का जो गैर मान्यता प्राप्त मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड यूनियंस हैं, उनके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है। देखिए, अगर कोई कर्मचारी उनके जरिए अपनी समस्या रखता है तो समस्या तो हल कर दी जाएगी, लेकिन उस यूनियन के साथ कोई ऑफिशियल लिखा पढ़ी बातचीत या एग्रीमेंट नहीं होगा। और अगर ऐसी कोई यूनियन हड़ताल की धमकी देती है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन उनसे सीधे बात नहीं करता, वो सीधा लेबर ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देता है ताकि एक्ट के हिसाब से कार्रवाई हो सके। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, स्ट्राइक और लॉकआउट के नियम। देखिए, कोई भी यूं ही हड़ताल या तालाबंदी नहीं कर सकता। इसके लिए कानून में बहुत कड़े नियम हैं और ये नियम पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मतलब जन उपयोगी सेवाओं में तो और भी ज्यादा सख्त हैं। तो सवाल उठता है कि कब कोई स्ट्राइक या लॉकआउट गैर कानूनी यानी इल्लीगल हो जाता है। कानून इस बारे में बिल्कुल क्लियर है और अगर तय प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया तो इसके नतीजे बहुत सीरियस हो सकते हैं।
ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें से एक भी पूरी ना हो तो स्ट्राइक या लॉकआउट को अवैध माना जाएगा। जैसे 6 हफ्ते का नोटिस दिए बिना एक्शन लेना, या नोटिस देने के 14 दिन के अंदर ही शुरू कर देना, या फिर जिस तारीख का नोटिस दिया है उससे पहले ही शुरू कर देना। और सबसे जरूरी, अगर सुलह की कार्यवाही चल रही है या मामला किसी ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है तो उस दौरान भी कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। इन सब में टाइमिंग और नोटिस पीरियड बहुत ज्यादा मैटर करता है। और सजा क्या है? अगर कोई ऐसी गैर कानूनी हड़ताल या तालाबंदी में हिस्सा लेता है तो उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती है। सिर्फ जेल ही नहीं, साथ में 1000 रुपए तक का फाइन भी लगाया जा सकता है। तो मतलब साफ है, कानून इन रूल्स को बहुत गंभीरता से लेता है। सजा के तौर पर 6 महीने तक की जेल या 1000 रुपए का जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो आखिर में ये पूरा का पूरा कानून एक ही सोच पर बना है, वो ये कि अगर देश को प्रोडक्शन करना है, डेवलपमेंट करना है, अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो ये तभी हो सकता है जब आपसी रिश्ते अच्छे हों, सद्भावना से भरे हों। इंडस्ट्रियल हार्मनी मतलब औद्योगिक शांति सिर्फ एक लीगल जरूरत नहीं है, ये तरक्की के लिए एक बुनियादी जरूरत है।